केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका शासन राष्ट्रपति चलाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 1, 2, 3, 5 यहाँ के प्रशासकों को जो है उपराज्यपाल कहा जाता है। यहाँ के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। जो चंडीगढ़ का प्रशासक है वो मुख्य आयुक्त कहलाता है। लेकिन अंडमान निकोबार का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाता है। दिल्ली का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाता है। पुदुचेरी का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाता है। लेकिन चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। ये अनुच्छेद 239 का 6 में है। और एक और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो विधायी व्यवस्था में जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। केंद्र राज्य संबंध इन्हें देख लेते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। तो जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें संघ की प्रमुखता है, तो इसीलिए कह रहा है कि संघवाद की ओर उन्मुख है। और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संघवाद की इस प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो भारतीय संविधान में जो केंद्र है, राज्य है, उसके मध्य जो विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है और जो न्यायपालिका है इसके विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 अनुसूची दी गई है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और ये कितनी सूचियों में है, ये है 3 सूचियों में है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो जो भारत के संविधान में जो केंद्र है और राज्य है उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित किया गया है। जो केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का विभाजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। 1935 की योजना पर आधारित है। संघ सूची में देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। तो ये संघ सूची है कि जिसमें कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद को है, वही है संघ सूची। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय, इस समय कुल 100 विषय थे। पहले जो है 97 थे, मूलतः 97 थे, जिसमें प्रमुख है रक्षा संघ सूची में आता है, विदेशी मामले संघ सूची में, युद्ध संघ सूची में, अंतर्राष्ट्रीय संधि संघ सूची में,
अणु शक्ति संघ सूची में, सीमा शुल्क संघ सूची में, जनगणना संघ सूची में, विदेशी ऋण संघ सूची और डाक एवं तार संघ सूची, प्रसारण संघ सूची, टेलीफोन संघ सूची, विदेशी व्यापार संघ सूची, रेल संघ सूची, वायु एवं जल परिवहन, रेल वायु एवं जल पर, चाहे रेल हो चाहे वायु हो चाहे जल परिवहन हो, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट के हैं ये सब संघ सूची में आते हैं। और जो विदेशी व्यापार है वो भी संघ सूची में आएगा ही। डाक एवं प्रसारण भी संघ सूची में आएगा, टेलीफोन भी संघ सूची में आता है, विदेशी ऋण तो संघ सूची में आएगा ही, जनगणना भी संघ सूची में आता है। अणु शक्ति भी मतलब जो एटॉमिक एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो भी संघ सूची में आती हैं। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क वगैरह, जो बॉर्डर शुल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं वो जो है संघ सूची में आता है। राज्य सूची, इसमें विषयों को शामिल किया गया, उसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में भी इसमें संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, पहले 66 थी। इस समय 61 है, पहले 66 थी। जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार। तो लोक सेवा किस में आता है? राज्य सूची में आता है। कृषि राज्य सूची में, कारागार राज्य सूची में, भू राजस्व राज्य सूची में, लोक व्यवस्था राज्य सूची में, पुलिस राज्य सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, क्रय राज्य सूची, विक्रय एवं सिंचाई राज्य सूची, विक्रय एवं सिंचाई राज्य सूची। तो लोक सेवा राज्य सूची, कृषि राज्य सूची, कारागार राज्य सूची, भू राजस्व राज्य सूची, लोक व्यवस्था राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, क्रय राज्य सूची, विक्रय एवं सिंचाई, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची को देख लेते हैं। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा विधान मंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। ये दोनों कानूनों में विरोध है, मतलब कि संसद भी बनाती है और राज्य विधानमंडल, संसद भी इस पर कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाती है। लेकिन यदि दोनों के कानूनों में अगर विरोध होता है तो संसद द्वारा जो निर्मित कानून होता है वही लागू होता है, राज्य द्वारा नहीं। बल्कि इसमें है कि संसद द्वारा निर्मित कानून नहीं लागू होगा, बाकी राज्य का नहीं लागू होगा। इसमें इस समय कुल 52 विषय हैं। पहले 47 थे और अब जो है 52 हो गए हैं। और इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवहन नियोजन। राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची में आता है, तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो समवर्ती सूची में आता है। और परिवहन नियोजन समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में आता है। समाचार पत्र, जबकि जो जनगणना है वो संघ सूची में आता है, लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवहन नियोजन है, ये समवर्ती सूची में आता है। समाचार पत्र समवर्ती सूची में आता है। कारखाना, ये भी समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये भी समवर्ती सूची में आता है। वन समवर्ती सूची में आता है। बिजली, ये भी समवर्ती सूची में आता है। तो वन भी देखा जाता है कि वन पूछा जाता है एग्जाम में कि वन किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवहन नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो समवर्ती सूची में पहले 47 थे, फिर उसके बाद उसमें जो ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। किसको? तो 46 से 47, वन 47, शिक्षा 48, जनसंख्या 49, जनसंख्या नियंत्रण 49, परिवहन नियोजन 50, बाट व माप 51 और जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा 52। तो कौन कौन से ऐड किए गए हैं? वन को ऐड किया गया है, शिक्षा को, जनसंख्या नियंत्रण को, परिवहन नियोजन को, बाट व माप को ऐड किया गया है, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा को इसमें ऐड किया गया है। आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। फिर अवशिष्ट विधायी शक्ति,
जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। तो जिन विषयों में न संघ सूची को अधिकार है, ना राज्य सूची को, ना मतलब कि जो विषय संघ सूची में नहीं दिए हैं, राज्य सूची में नहीं दिया, समवर्ती सूची में नहीं दिया है, उन सब विषयों को, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। 100 है, ये तो यहाँ ऊपर देखेंगे कि 100 है, यहाँ पे संघ सूची में 100 है और राज्य सूची में 66 है। राज्य सूची में 66 है, संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 52 है। 52 समवर्ती सूची में 52 है, समवर्ती सूची में 52 है। तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 52। 52 पहले 47 था, अब हो गया 52। 66 पहले 61 था, हो गया 66। 97 है, अब हो गया है 100। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्य द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। तो राज्य सूची के विषय पर अगर कोई कानून संसद बनाती है, तो जो अगर संसद बना रही है, अनुच्छेद 249 के तहत कहा गया है, अगर संसद बनाती है तो संसद द्वारा इस पर बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए लागू होगा, प्रवर्तनीय मतलब लागू होगा। लेकिन अगर राज्यसभा चाहती है तो फिर इसके द्वारा जो संघ ने पारित किया है उसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और वो अधिकार किसका होगा, राज्यसभा का होगा, लेकिन जो संघ बनाएगा वो केवल 1 साल का होगा। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अगर राष्ट्रीय आपात हो जाता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय जो राज्य सूची पर संसद को बनाने की शक्ति पर, यानी कि संसद मतलब संघ को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची के पर कानून बना सकती है। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं, लेकिन अगर कोई राज्य चाहता है कि वो कहता है कि संसद आप सूची बना दो, राज्य सूची पर कानून बना दो, तो संसद बना देगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है, तो फिर संसद ही उस राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य को नहीं। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 है, इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होते हैं उन्हें प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत संघ सूची के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। तो संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, मतलब संघ के जो भारत सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें पैसे कहाँ से आते हैं, इसकी बात इसमें कहा गया है कि ये आते हैं निगम कर से आता है, सीमा शुल्क से आता है, निर्यात शुल्क से आता है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क से आता है। मतलब जो खेती वाली ज़मीन है उसको छोड़ करके, कृषि वाली ज़मीन को छोड़ करके जो घर जैसे चीज़ों, कृषि जमीन को छोड़कर जो बाकी ज़मीन है उन पर जो टैक्स लगता है उनसे आता है। विदेशी ऋण से आता है, रेल से आता है, जो रेलवे होती है उनसे आता है, रिजर्व बैंक से आता है और शेयर बाजार। तो इन सब चीज़ों में जो पैसे आते हैं वही होते हैं जो भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के पैसे होते हैं। और यह है राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि होती है, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं, उसमें पैसे आते हैं व्यक्ति के खर्च, इंडिविजुअल टैक्स होता है, कृषि से आते हैं, भूमि पर कर से आते हैं, संपदा शुल्क से आते हैं, भूमि एवं भवनों पर कर होता है उनसे आते हैं, पशुओं तथा नौकायन पर कर उससे आते हैं, क्रय विक्रय कर इससे भी आते हैं, वाहनों पर चुंगी इससे भी आते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए। तो ये हमने देखा कि राजस्व स्रोत हैं जो कंसोलिडेटेड फंड है राज्य के उनमें पैसे कहाँ से आते हैं, इन सब से आते हैं। फिर यहाँ लेकिन केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग
आयोग गठित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उन्हें सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भवन सहाय समिति और सरकारीय आयोग। तो 4 प्रकार के आयोग गठित किए गए हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और चौथा है सरकारी आयोग। तो यहाँ पे हम सरकारी आयोग को देख लेते हैं क्या है इसमें। सरकारी आयोग 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। तो ये पूछा जाता है सरकारी आयोग कब बना था? 1983 में बना था। सरकारी आयोग कब बना था? 1983 में। 1983 में 1983 में सरकारी आयोग बना था और किसकी अध्यक्षता में? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया के नेतृत्व में अध्यक्ष बना था, इसीलिए इसका नाम सरकारी आयोग पड़ा था। तो 3 सदस्यीय आयोग थे, इनका गठन किया गया। वी शिवराम और SR सेन आयोग के 2 अन्य जज थे। पहले तो RS सरकारिया ये थे, दूसरे थे शिवरामन थे, तीसरे थे MR सेन थे। वी शिवरामन थे दूसरे और तीसरे हैं MR सेन। आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धति का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करें। मतलब कि ये जो राज्य सरकारी आयोग है ये क्या करती है कि जो केंद्र और राज्य के बीच जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्य पद्धतियां हैं, उनका परीक्षण करती है और इस संबंध में जो उचित परिवर्तन होगा या उचित परिवर्तन या फिर परिवर्तन की ज़रूरत है और यह प्रमाणिक सिफारिशों की ज़रूरत है तो उन्हें जो है सिफारिशें प्रदान करती है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो ये है सरकारी आयोग। यहाँ पे है इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। इसे अपने काम को पूरा करने का 1 वर्ष का समय दिया गया तथा इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। पुंछी आयोग को देख लेते हैं। पुंछी आयोग कब बना? अप्रैल 2007 में पुंछी आयोग बना। में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे। 4 सदस्य कौन थे? धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार थे, प्रोफेसर NR माधव मेनन थे और डॉक्टर अमरीश बागची थे। तो कौन कौन थे? धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार थे और ये है प्रोफेसर NR माधव मेनन थे और अमरीश बागची थे। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर आयोग के सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। तो जब ये अमरीश बागची की डेथ हो गई तो उनकी जगह पर आए विजय शंकर उनकी जगह पर अब हैं। 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं, तो इसलिए इसका किया गया। तो जो सरकारी आयोग के बाद जो बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। तो ये पुंछी आयोग बना था अप्रैल 2007 में और अप्रैल 2007 में ये पुंछी आयोग बना था। यहाँ पे है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद और विषय वस्तु। तो ये अनुच्छेद है और ये इनकी विषय वस्तु है। यहाँ पर हम देख लेते हैं अंतर्राज्यीय परिषद क्या है इसमें देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है और इसकी स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है।
फिर यहाँ पर है पहली बार जून 1990 में पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी प्रधानमंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किया जाएगा। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसकी बैठक 3 बार की जाएगी वर्ष में, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। फिर उसके बाद है नीति आयोग को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। तो योजना आयोग की जगह पे कौन लिया आया है? ये नीति आयोग। और नीति आयोग कब लागू किया गया था, ये पूछा जाता है। 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग आया। 15 अगस्त 2014 को 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था नहीं 15 अगस्त 2014 को तो इन्होंने घोषणा की थी और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति, नेशनल, तो नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। तो किसके रूप में काम करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे पहले तो नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। और ये किस रूप में कार्य करेगा? थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। तो यह जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। तो केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं योजना आयोग। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई और भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग की संरचना इसे देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किए। उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे और पूर्णकालिक सदस्य जो है वी के सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र थे। और फिर पदेन सभा सदस्य कौन थे? अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत व राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। तो जो अधिशासी परिषद है, इसमें गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन है कि अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इनमें है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अमिताभ कांत। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। फिर उसके बाद यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद, इन्हें देख लेते हैं। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब योजना, कोई भी योजना निर्माण हो तो उसमें राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कब बना था? ये 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठन किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। जो योजना आयोग का सचिव होता है वही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो जो भारतीय संघ के सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो, और योजना आयोग के जो सभी सदस्य हैं इसके पदेन अध्यक्ष सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का ये काम क्या है? ये क्या करता है? मुख्य कार्य जो केंद्र व राज्य सरकार एक तरफ है और दूसरी तरफ योजना आयोग, केंद्र और राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकार एंड योजना आयोग, इनके बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। केशनथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या दी। तो पूछा जाता है कि सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? केशनथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन, यहाँ पे वित्त आयोग को देख लेते हैं। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। वित्त आयोग किसमें? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग किसमें? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे है? वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो भारतीय संसद के अनुच्छेद 281 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को, जो वित्त आयोग की सिफारिश है उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है अनुच्छेद 281 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के गठन
का गठन राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जो वित्त आयोग है वो वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जो वित्त आयोग है वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग है वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये है वित्त आयोग नियुक्ति और इसके अध्यक्ष। जो पहला वित्त आयोग थे, पहले वित्त आयोग बना था 1951 में और इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो पहला वित्त आयोग 1951 का था, इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो पहला प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और 1951 में फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि 2017 में कौन था? 15वें वित्त आयोग का एन.के. सिंह थे। 2021 से 2026 तक 2021 से 2026 तक एन.के. सिंह और इनका है नंबर 15वां नंबर है इनका। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच, तो जो वित्त आयोग का काम होता है, जो संघ है और राज्य हैं इनके बीच जो शुद्ध आगम के जो कर हैं, टैक्सेस हैं, उनको संघ और राज्य के बीच में वितरण करना होता है। राज्यों के बीच जैसे आगमों का अंगमंडन किया जाता है, जैसे जो पैसे मिलते हैं वो संघ और राज्यों के बीच में बांटते हैं, वित्त आयोग का काम रहता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में बताता है। और वित्त आयोग का यह भी काम होता है कि जो भारत का पैसा है, जो भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड का जो पैसा है, उसे जो है राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में देना है, उसमें से राज्यों को पैसा देना है। तो वह बताता है कि कैसे देना है, कैसे रूल है, कैसे रेगुलेशंस हैं, ऐसे राज्य को पैसा देना है, भारत सरकार के खाते में से पैसा देना है। तो इस बात को बारे में बताता है। और राज्य वित्त आयोग का क्या काम है? राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, जो राज्य है वो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं, पंचायतों, संसाधनों की पूर्ति के लिए, राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। तो ये जो राज्य क्या करता है, और जो वित्त आयोग है पहले तो संघ को कहता है कि किसको किसको पैसा देना है, इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर उसके बाद राज्य कहता है, वित्त आयोग क्या होता है कि राज्य को भी बताता है कि नगर पालिकाओं में, पंचायतों में पैसा भेजना है, तो ये जो है राज्य की संचित निधि से ही भेजी जाती है। तो ये सब के लिए उपाय कौन बताता है? ये है वित्त आयोग बताता है। इसका भी उपाय वित्त आयोग बताता है। तो संघ और राज्य दोनों के लिए ही वित्त आयोग बताता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। और वित्त आयोग का एक और काम है कि ये जो है जो राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगे वित्त के हित से रिलेटेड, अगर राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है वित्त आयोग से, तो वह अपनी सलाह देता है, वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 281 के तहत जो राष्ट्रपति है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, जो राष्ट्रपति है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, तो जो राष्ट्रपति है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, वित्त आयोग द्वारा की गई जो प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण का ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 281 के तहत फिर लोक सेवा आयोग इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।